हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर फर्स्ट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस। उसी में हम की फीचर्स पढ़ रहे थे कॉन्स्टिट्यूशन। उसमें थर्ड है सेपरेशन ऑफ पावर, यानी शक्तियों का बंटवारा। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन देर आर थ्री ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के थ्री ऑर्गन्स है। कौन कौन से हैं? देर आर लेजिस्लेचर यानी व्यवस्थापिका, एंड एग्जीक्यूटिव यानी कार्यपालिका, एंड द जुडिशरी यानी न्यायपालिका। द लेजिस्लेचर रेफर टू आवर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। लेजिस्लेचर में हमारे द्वारा जो चुने गए प्रतिनिधि हैं वो जाते हैं, जैसे कि लोकसभा में और स्टेट लेवल में विधानसभा में। द एग्जीक्यूटिव स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल हु आर रेस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटिंग लॉ एंड रनिंग द गवर्नमेंट। और एग्जीक्यूटिव यानी कार्यपालिका में इतने स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल, मतलब वो लोग आते हैं जो जिनको मंत्री पद दिया जाता है, जैसे प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल। ये किस में आएंगे? कार्यपालिका में। और उनका काम क्या है? कानूनों को लागू करना, क्योंकि लेजिस्लेचर तो क्या कानून बनाने का काम करता है और एग्जीक्यूटिव उसको कानूनों को लागू करने का काम करता है और सरकार चलाने का काम करता है। थर्ड डिपार्टमेंट है जुडिशरी, ऑफ विच विल यू रीड मोर इन यूनिट थर्ड ऑफ दिस बुक। जुडिशरी के बारे में आगे हम पढ़ेंगे। जुडिशरी कानूनों पर न्याय देने का काम करता है। रेफर टू द सिस्टम ऑफ कोर्ट इन द कंट्री। इसके अंतर्गत कुछ अदालतें आती हैं। इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द मिसयूज ऑफ पावर बाय any one branch of government, the constitution say that each of these organs should exercise different power। सरकार के द्वारा सभी ऑर्गन्स को अलग अलग पावर दी गई है ताकि कोई भी अपनी पावर का मिसयूज ना कर सके। उनके पावर्स को मिसयूज करने से रोकने के लिए भी प्रावधान किए गए हैं। थ्रू दिस ईच ऑर्गन एक्ट एज ए चेक ऑन द अदर ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट एंड दिस एंश्योर्स द बैलेंस ऑफ पावर्स बिटवीन ऑल थ्री। कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा ये प्रावधान किया गया है कि तीनों ऑर्गन अपने अपने काम करें और एक दूसरे पर बैलेंस यानी पावर्स के द्वारा कुछ हद तक बंटवारा उसके ऊपर कंट्रोल रख सकते हैं ताकि कोई भी ऑर्गन्स अपनी पावर्स का मिसयूज़ नहीं कर सके। जैसे कि जो मंत्रिमंडल में जो मंत्री होते हैं उनसे क्या है कि लेजिस्लेचर में जो कैंडिडेट बैठे होते हैं रिप्रेजेंटेटिव, उनसे क्वेश्चन पुटअप कर सकते हैं, तो वो उनके नॉलेज में सब चीज़ रहती है कि ये मंत्री क्या काम कर रहे हैं, कौन सा पैसा कहाँ खर्च हो। अगर कोई सरकार जनता के प्रति रिस्पॉन्सिबल सही तरीके से अपना काम नहीं करती है तो उसको इलेक्शन के माध्यम से हटाया भी जा सकता है। मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली फियर दैट द एग्जीक्यूटिव माइट बिकेम टू स्ट्रॉन्ग इग्नोर इज रेस्पॉन्सिबिलिटी टू द लेजिस्लेचर। संविधान सभा के सभी मेंबर्स के दिमाग में ये बात थी कि अगर हमने एग्जीक्यूटिव को ज़्यादा पावरफुल बनाया तो वो लेजिस्लेचर के प्रति जो उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ है उसको इग्नोर कर देगी। तो असेंबली में सारे मेंबर्स ने ये ध्यान दिया। देयरफॉर इंक्लूडेड अ नंबर ऑफ प्रोविजन, यानी बहुत सारे ऐसे प्रावधान बनाए, रूल्स बनाए, कॉन्स्टिट्यूशन लिमिट एंड कंट्रोल टू एक्शन टेकन बाय द एग्जीक्यूटिव, कि एग्जीक्यूटिव को कैसे कंट्रोल रखा जा सके, ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट एज अ होल। द वर्ड स्टेट इज़ ऑफन यूज इन दिस चैप्टर। कई जगह आप देख रहे हो स्टेट वर्ड में आपके दिमाग में आता है स्टेट गवर्नमेंट, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट नहीं, स्टेट वर्ड उससे भी ज़्यादा है। दिस डज नॉट रेफर टू स्टेट गवर्नमेंट, ये स्टेट गवर्नमेंट से बिलोंग नहीं करता है। रेदर व्हेन वी यूज़ स्टेट वी आर ट्राइंग टू डिस्टिंग्विश इट फ्रॉम गवर्नमेंट। कई बार हम स्टेट का यूज़ कर रहे हैं तो हम इसको गवर्नमेंट से कनेक्ट कर देते हैं, लेकिन गवर्नमेंट तो इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर एडमिनिस्ट्रेटिंग एंड एनफोर्सिंग लॉ। सरकार प्रशासन को चलाने के लिए और कानूनों को लागू करने के लिए बाध्य होती है। द गवर्नमेंट कैन चेंज विद इलेक्शन, सरकार को चेंज किया जाता है। जैसे कि अभी हमारे स्टेट गवर्नमेंट में अशोक गहलोत की सरकार है, इससे पहले वसुंधरा राजे की सरकार थी। मतलब इलेक्शन के माध्यम से सरकार चेंज हो जाती है 5 साल, लेकिन स्टेट तो वही है, राजस्थान वही स्टेट है। द स्टेट ऑन द अदर हैंड रेफर टू अ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन। एक पॉलिटिकल लैंग्वेज में स्टेट को जैसे किसी कंट्री के लिए, किसी पर्टिकुलर एरिया के लिए यूज़ किया जाता है, पॉलिटिकल राजनीतिक संस्था के लिए। डेट रिप्रेजेंट है सॉवरेन यानी संप्रभुता, जहाँ के लोगों को संप्रभुता मिले। पीपल वो ऑक्यूपाइड डेफिनेट टेरिटरी, जैसे एक निश्चित जगह पर रहते हो और अपने इंटरनल और एक्सटर्नल मामले में डिसीजन
ले सके। जैसे 15 अगस्त 1947 से पहले हमारा कंट्री एक सॉवरेन कंट्री नहीं था। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अंग्रेज़ों का शासन था। लेकिन 15 अगस्त 1947 के बाद हमारा कंट्री एक सॉवरेन कंट्री कहलाता है, क्योंकि हमारी यहाँ की गवर्नमेंट देश के इंटरनल मामलों में, एक्सटर्नल मामलों में डिसीजन लेने के लिए स्वतंत्र है। उसकी एक निश्चित भूमि है, जनसंख्या है, ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी है। वी कैन दस स्पीक ऑफ द इंडियन स्टेट द नेपाली स्टेट। जैसे पॉलिटिकल लैंग्वेज भारतीय राज्य, नेपाली राज्य ऐसे यूज़ किया जाता है। द इंडियन स्टेट हैज़ अ डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इंडियन स्टेट में कैसी तरह की सरकार है? लोकतांत्रिक, यानी डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। द गवर्नमेंट फॉर द एग्जीक्यूटिव इज़ वन पार्ट ऑफ द स्टेट। इसमें से भी एग्जीक्यूटिव सरकार का एक भाग है, राज्य। द स्टेट रेफर्ड मोर देन जस्ट द गवर्नमेंट एंड कैन नॉट बी यूज इंटरचेंजेबली विथ इट। स्टेट में सरकार काम करती है, लेकिन सरकार को चेंज हर 5 साल बाद चेंज हो जाती है, लेकिन हम स्टेट को चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि स्टेट वही है। जैसे राजस्थान है, राजस्थान स्टेट वही रहेगा, लेकिन गवर्नमेंट चेंज हो जाती है इलेक्शंस के माध्यम से। फिर है फंडामेंटल राइट्स, यानी मौलिक अधिकार। द सेक्शन ऑन फंडामेंटल राइट्स हैज़ ऑफन बी रेफर्ड टू एज द कॉन्शियस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। फंडामेंटल राइट्स को भारतीय संविधान की अंतरात्मा भी कहा गया है। कॉलोनियल रूल्स हैड क्रिएटेड सर्टन सस्पिशन of the state in minds of the nationalists, and they wanted to ensure that a set of written rights would guard against the misuse of state power in independent India। ब्रिटिश काल के समय हमारे जो राष्ट्रवादी नेता थे, उनके मन में ये संदेह पैदा हो गया कि किस तरह से गवर्नमेंट अपनी पावर का मिसयूज़ कर सकती है। तो इसलिए वो चाहते थे कि स्वतंत्र भारत में जो भी सरकार बने वो अपनी पावर का मिसयूज़ नहीं कर सके। सभी नागरिकों को इसलिए क्या दिए गए? कुछ फंडामेंटल राइट्स दिए गए, और वो भी रिटर्न फॉर्म में संविधान में लिखे गए हैं रिटर्न्स, ये अधिकारों पर। फंडामेंटल राइट्स देयरफॉर प्रोटेक्टेड सिटीजन। फंडामेंटल राइट्स नागरिकों को प्रोटेक्ट करते हैं अगेंस्ट द आर्बिट्रीज एंड एब्सोल्यूट एक्सरसाइज ऑफ पावर। सरकार के मनमाने और निरंकुश शक्तियों से, बाय द स्टेट। द कॉन्स्टिट्यूशन दस गारंटी द राइट ऑफ इंडिविजुअल। संविधान प्रत्येक नागरिक को व्यक्तिगत रूप से किसी स्टेट से बताता, अगेंस्ट द स्टेट एज वेल अगेंस्ट अदर इंडिविजुअल। या व्यक्तिगत रूप से या राज्यों से प्रत्येक नागरिक की रक्षा करता है। अगर किसी व्यक्ति के अधिकारों को हनन हो सकता है या उसको कोई नुकसान पहुंचाना चाहता है, तो वो उसके अगेंस्ट कोर्ट में भी जा सकता है। मोर एवर द वेरियस माइनॉरिटीज कम्युनिटीज ऑल्सो एक्सप्रेस्ड the need for the constitution to include right that would protect their groups। various minority यानी अल्पसंख्यक समुदाय जो संख्या में कम होते हैं, उन्होंने भी ये बात प्रकट की कि संविधान द्वारा भी उनके ग्रुप को भी प्रोटेक्ट किया जाए। द कॉन्स्टिट्यूशन देयरफॉर ऑल्सो गारंटी द राइट टू माइनॉरिटीज अगेंस्ट द मेजोरिटी। कॉन्स्टिट्यूशन माइनॉरिटीज़ को मेजॉरिटी यानी बहुसंख्यक लोगों से सुरक्षित करता है। एज डॉक्टर अम्बेडकर हैज सेड दैट फंडामेंटल राइट्स देयर ऑब्जेक्ट इज टू फोल्ड। यानी डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा है कि ये फंडामेंटल राइट 2 तरीके से प्रोटेक्ट करता है, यानी इसके 2 उद्देश्य हैं। द फर्स्ट ऑब्जेक्ट इज दैट एवरी सिटीजन मस्ट बी ए पोजिशन इन काम देयर राइट। इसमें ये कहा गया है कि हर एक नागरिक ऐसी स्थिति में हो कि अपने अधिकारों के लिए दावा कर सकता है। एंड सेकेंडली दीज राइट्स मस्ट बी बाइंडिंग अपॉन एवरी अथॉरिटी दैट हैज़ गॉट द पावर टू मेक लॉ। दूसरा, ये अधिकार उस सत्ता और संस्था के लिए बाध्यकारी हो जिसको कानून बनाने का अधिकार दिया गया है। इन एडिशन टू फंडामेंटल राइट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो हैज़ सेक्शंस कॉल्ड डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। फंडामेंटल के राइट्स के अलावा दूसरा एक सेक्शन और जोड़ा गया है कॉन्स्टिट्यूशन में, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व। इसमें सोशल और इकोनॉमिक कंडीशंस को सुधारने के लिए जो बातें बताई गई है। दिस सेक्शंस वर डिजाइन्ड बाय द मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली टू एंश्योर ग्रेटर सोशल एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म।
संविधान सभा के सदस्यों ने ये खंड इसलिए जोड़ा था कि ज़्यादा सामाजिक और आर्थिक सुधार लाया जा सके। क्या रीजन था? सामाजिक और आर्थिक सुधार लाया जा सके। एंड टू सर्व एज अ गाइड टू द इंडिपेंडेंट इंडियन स्टेट टू इंस्टीट्यूट लॉ एंड पॉलिसी दैट हेल्प रिड्यूस द पॉवर्टी ऑफ द मासेस। और वे ये चाहते थे कि स्वतंत्र भारतीय राज्य जनता की गरीबी को जो दूर करने वाले, रिड्यूस यानी रिड्यूस द पॉवर्टी ऑफ, जनता की गरीबी को दूर करने वाले कानून और नीतियाँ बनाते समय इन डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ को ध्यान में रखें। ये आपको लर्न करना है, लर्न एंड राइट। आप नोटबुक में लिखेंगे भी सारे, ये इम्पोर्टेंट है। फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं। द फंडामेंटल राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूड राइट टू इक्वलिटी यानी समानता के अधिकार। ऑल पर्सन आर इक्वल बिफोर द लॉ, सारे व्यक्ति कानून के समक्ष समान हैं। दिस मीन दैट ऑल पर्सन शुड बी इक्वली प्रोटेक्ट द लॉ ऑफ द कंट्री, प्रत्येक व्यक्ति को कानून के द्वारा सुरक्षा दी जाएगी। ऑल्सो स्टेट दैट नो सिटीजन कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, कास्ट एंड सेक्स, किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म, जाति या सेक्स यानी लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। एवरी पर्सन हैज़ एक्सेस टू ऑल पब्लिक प्लेसेस, प्रत्येक व्यक्ति खेल के मैदानों में, होटल, शॉप्स, सब जगह जा सकता है। उसके साथ वहाँ पर किसी तरह का भेदभाव नहीं किया जाएगा। द स्टेट कैन नॉट डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट एनीवन इन मैटर्स ऑफ एम्प्लॉय, और रोजगार से संबंधित क्षेत्रों में भी स्टेट किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगा। बट देर आर एक्सप्रेशंस टू दिस दैट यू विल रीड अबाउट लेदर इन बुक। कुछ मैटर्स के संबंधित, जैसे रिजर्वेशन, कई जगह गवर्नमेंट ने कुछ कास्ट को रिजर्वेशन दिया है, तो वो एक अपवाद के रूप में है, जो उसको हम आगे आपको डिटेल में पढ़ाएंगे। द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटीज हैज ऑल्सो बीन अबॉलिश, यानी छुआछूत का, किसी के साथ छुआछूत करना भी एक गैर कानूनी अपराध माना गया है। सेकंड है राइट टू फ्रीडम यानी स्वतंत्रता का अधिकार। दिस इंक्लूड राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, अपनी अभिव्यक्ति, भावों को व्यक्त करने का अधिकार, संघ बनाने का, राइट टू फॉर्म एंड एसोसिएशन, राइट टू मूव फ्रीली, के एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने का, रिसाइड इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री, एंड राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, कहीं बसने का, किसी प्रोफेशन को अपनाने का, ऑक्यूपेशन को अपनाने का, बिजनेस करने का प्रत्येक व्यक्ति को अधिकार है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार। द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स ह्यूमन ट्रैफिकिंग, मानव व्यापार का विरोध करता है। फोर्स लेबर, जबरदस्ती बेगार यानी बिना पैसे से किसी से श्रम कराना फोर्स लेबर कहलाता है, उसका विरोध करता है। एंड एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन अंडर 14 ईयर्स ऑफ एज, 14 साल से कम बच्चों को काम पे लगाना गैर कानूनी अपराध माना गया। राइट टू फ्रीडम टू रिलीजन, स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। रिलीजियस फ्रीडम इज प्रोवाइडेड टू ऑल सिटीजन, एवरी पर्सन हैज़ द राइट टू प्रैक्टिस, प्रोफेस एंड प्रोपोगेट द रिलीजन ऑफ देयर चॉइस, प्रत्येक व्यक्ति को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, किसी भी धर्म को मान सकता है, उसका प्रचार कर सकता है, ये मानना नहीं माना उसकी अपनी चॉइस पर है। कल्चर एंड एजुकेशनल राइट्स, संस्कृति और शिक्षा से संबंधित अधिकार। द कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट दैट ऑल माइनॉरिटीज़, प्रत्येक अल्पसंख्यक समुदाय को अपने धर्म, लिंग्विस्टिक यानी भाषा, एंड सेटअप देयर ओन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, अपनी संस्कृति को बचाए रखने के लिए अपनी शिक्षण संस्थाओं को स्थापित करने का अधिकार है, इन ऑर्डर टू प्रिजर्व डेवलप देयर आउन कल्चर। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडी, जैसे आप देखते हैं कई क्रिश्चियन मिशनरीज की स्कूल होती है, मुस्लिम्स की स्कूल होती है, मतलब वो अपने, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि वो अपने धर्म के आधार देश को नुकसान पहुँचाए, उसकी एक लिमिटेशंस होती है। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडी, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ऊपर जितने भी राइट्स दिए गए हैं, अगर उनमें से किसी का भी हनन होता है तो उस राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए इस राइट के तहत हम कोर्ट में जा सकते हैं। These allow citizens to move the court if they believe that any of their fundamental rights has been violated by the state. Which fundamental right will the following situations violated? किस मतलब कौन सा मौलिक अधिकार है जिसका हनन हो रहा है? ये सारे ही ऐसे हैं जिसमें व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है। If a 13 years old child is working in a factory manufacturing carpet, क्योंकि 13 वर्ष से कम आयु का बच्चा कारखानों में काम 14 वर्ष से कम आयु का बच्चा काम ही नहीं कर सकता। इफ़ ए पॉलिटिशियन इन वन स्टेट डिसाइड टू नॉट अलाउ लेबर्स अदर
फ्रॉम अदर स्टेट वर्क इन स्टेट, ये भी नहीं कर सकता है, ये भी फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन है। इफ़ ए ग्रुप ऑफ पीपल आर नॉट गिवन परमिशन टू ओपन अ तेलुगु मीडियम स्कूल इन केरला, ये भी फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन है। इफ़ द गवर्नमेंट डिसाइड नॉट टू प्रमोट एन ऑफिस ऑफ द आर्म फोर्सेस फॉर बीइंग अ वुमेन, ये भी फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन है। मतलब कि सारे इस अगर किसी व्यक्ति के इस तरह से अधिकार को हनन होता है, उसके राइट्स को ले लिया जाता है, तो वो अपने उसकी प्रोटेक्शंस के लिए कोर्ट में जा सकता है। मेन बातें आप नोट करते जाइए बेटा, और साथ में लर्न भी करते जाइए, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है।